हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई स्टोरी में। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी हर एक कमेंट और सपोर्ट से हमें अगली स्टोरी बनाने का नया जोश मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई और दिलचस्प कहानी, बिलियनेयर्स सीक्रेट लाइफ। क्या हो रहा है? प्रशास, सूरज, तुम किसी लड़की पर हाथ नहीं उठा सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब आहान ने देखा कि सूरज उस बेचारी लड़की को पीटने पर तुला हुआ है, तो वो बीच बचाव करने के लिए आगे आया। आहान का ये रूप देखकर सूरज को भी गुस्सा आ गया। आहान के जोर से चिल्लाने पर आसपास के कमरों के लड़के भी बाहर आ गए। सब सूरज का साथ दे रहे थे। उन सबकी नजर में वो लड़की एक चरित्रवान इंसान थी, लेकिन किसी ने उस लड़की की बेबसी जानने की कोशिश नहीं की। बस आहान ही था जो आगे आया और लड़की से पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? आहान उस लड़की की मदद करना चाहता था, लेकिन लड़की के जवाब देने से पहले ही सूरज बोल पड़ा, आहान, तुम जाओ और अपना काम करो। तुम्हें हमारे बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। आहान ने सूरज की तरफ देखा तक नहीं और लड़की से पूछा कि क्या बात है। आहान की बात सुनकर लड़की ने अपनी कहानी बताई। वो एक गरीब परिवार की लड़की थी जिसे सूरज काफी समय से तंग कर रहा था। उसके पास हॉस्टल की फीस भरने या खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अभी अभी सूरज ने उसे अपने कमरे में बुलाया था और उसका इस्तेमाल करके भाग रहा था। आहान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। आहान ने लड़की से कहा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूं, जाओ और अपनी हॉस्टल की फीस भरो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इन सब में कोई फायदा नहीं है। अगर तुम इन सब में पढ़ाई करोगी तो सूरज जैसे लड़कों के चंगुल में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। ये कहकर आहान ने अपना मोबाइल निकाला और उसे पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन सूरज नहीं चाहता था कि आहान उसकी मदद करे। तो सूरज ने आहान का मजाक उड़ाया और कहा, आहान, अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो पहले अमन की मदद करो, जिसके पैसों पर तुम ऐश कर रहे हो। वो बेचारा ब्रेड जैम खाकर अपने दिन गुजार रहा है। इसके बाद सूरज ने आहान का मजाक उड़ाया और सभी लड़कों से कहा, तो दोस्तों, इस रीढ़ विहीन आहान को देखो, ये इस लड़की की मदद करेगा। कुछ दिन पहले ये जैस्मीन को होटल के कमरे में ले जाकर उसकी मदद कर रहा था। सुना है वो वहीं से सीधा जेल चला गया। और तो और उसने अमन के पैसों से मालिनी जैसी गूंगी भरी लड़की को भी नहीं बख्शा। और आज वो मुझसे सबसे शरीफ इंसान की तरह बात कर रहा है। ये महानुभाव इस लड़की को समझा रहे हैं कि सूरज के चंगुल में फंसकर तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। वो क्या जिंदगी बर्बाद करेगी? आहान बर्बाद तो कर ही चुकी है। ब्रॉडकास्ट रूम में जाकर देख, तुझे इसके कई वीडियो मिलेंगे। तू उसे भी नहीं छोड़ रहा, कितना गिरेगा? आहान, इस लड़की को छोड़ दे। सूरज सबके है कि उसे इतना अच्छा दोस्त मिला। आहान के जवाब में अमन ने हंसते हुए कहा, आहान, सूरज जैसे लोगों की बातों में मत आओ। मुझे निश्चिंतता है, पैसे भागने वाले नहीं हैं, आराम से लौटा दो। अमन की बातें सुनकर आहान, याद रखना। आहान ने मैसेज पढ़ा और उसे कुछ समझ नहीं आया। आहान को मैसेज उसकी अपनी बेटी ने भेजा था, जिसे आहान ने सूरज से बचाकर लाया था। उसने उसे 25,000 रुपए भी दिए थे। सब लोग पिज्जा पार्टी की तैयारी कर रहे थे। सूरज के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं बल्कि मौज मस्ती करने आया था। यही वजह थी कि दिल्ली का होने के बावजूद वो हॉस्टल में रहता था। वो रोज नई लड़कियों को अपने कमरे में बुलाता था। षष्ठी परिवार के नकुल से उसकी खास दोस्ती भी थी। सूरज सबको पिज्जा खिलाने ही वाला था। आहान चुपचाप अपने कमरे में गया और फोन किया। इसके बाद वो भी चुपचाप बैठा ही था कि उसे बाहर से सूरज की आवाज सुनाई दी। मैंने पिज्जा का वादा किया था, पर बहुत देर हो चुकी थी। अगर तुम लोग चाहो तो पिज्जा की जगह चलो नाइट मार्केट में बारबेक्यू स्टॉल पर बारबेक्यू खाते हैं। क्या कहते हो दोस्तों? चुनाव तुम्हारा है, पिज्जा या बारबेक्यू। सूरज के कहने पर सबने बारबेक्यू के लिए वोट दिया। आहान अपने कमरे में बैठा सूरज की बातें सुन रहा था। सूरज ने सबको मालिनी की दुकान पर पहुंचने को कहा और खुद अपनी गाड़ी में बैठकर वहां चला गया। सभी लड़के अपनी बाइक और स्कूटर लेकर सूरज के पीछे पीछे चल पड़े। ध्रुव आज अच्छी नींद लेना चाहता था।
लेकिन लगता है नींद उसके नसीब में ही नहीं थी। कॉलेज के लड़कों में वीडियो या रील बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करने का शौक काफी बढ़ गया था। कुछ लड़के तो ऐसे थे जो दिन भर मोबाइल हाथ में पकड़े अपने चैनल के लिए वीडियो शूट करते रहते थे। सबके जाने के बाद आहान ने निहाल से एक बार फिर बात की। उसने और मालिनी ने मिलकर ये स्टॉल चलाया था और शुरुआत में दोनों स्टॉल पर बराबर मेहनत करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आहान अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ था और इसीलिए वो स्टॉल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। आहान पिछले कुछ दिनों से एंजेल नाम के एक टीवी शो पर काफी रिसर्च कर रहा था। ये टीवी शो एक अमेरिकी टीवी शो की नकल था, जिसमें किसी भी अनजान व्यक्ति को शो की तरफ से काफी पैसे दिए जाते थे। फिर वो पैसे कैसे खर्च करता, उसी पर शो बनता था। भारत में इस शो का काफी क्रेज था। लोग इस शो का हिस्सा बनना चाहते थे और कुछ दिनों के लिए करोड़पति जैसी जिंदगी जीना चाहते थे। टीवी शो में शुरुआती निवेश बहुत ज्यादा था, लेकिन इसका रिटर्न बहुत जबरदस्त था। आहान अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी निहाल का फोन आया। आहान ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से निहाल की आवाज सुनाई दी। आहान सर, मैंने आपके कहे अनुसार सारा काम कर दिया है और आपने जो मेल भेजने को कहा था उसका जवाब ही आ गया है और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वे मान गए हैं। आहान निहाल के फोन का इंतजार कर रहा था। निहाल की बातें सुनकर आहान ने राहत की सांस ली। उधर सूरज अपनी कार में बैठकर फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक बजाते हुए नाइट मार्केट की तरफ जा रहा था। अचानक एक स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार से उसके पास से गुजरी और आगे जाकर बीच सड़क पर उसका रास्ता रोकते हुए रुक गई। सूरज ने ये देखा तो अचानक ब्रेक लगाकर रुक गया। स्पोर्ट्स कार से एक आदमी उतरा और सूरज की कार के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर सूरज चिल्लाया, वो वाइस प्रेसिडेंट? नकुल का हाथ सूरज के सिर पर था। नकुल को देखकर सूरज भी अपनी गाड़ी से बाहर आ गया। नकुल ने सूरज की तरफ देखा और बोला, मैंने तुमसे कई बार कहा है सूरज, मुझे सिर्फ नकुल ही बुलाया करो। सूरज ने नकुल की तरफ देखा और कहा, तुम सही कह रहे थे नकुल। आहान बहुत अमीर आदमी है। उसने कुछ देर पहले ही अमन को 10 लाख रुपए दिए हैं। सूरज की बातें सुनकर नकुल मुस्कुराया और बोला, आज से तुम भी अमीर हो गए सूरज। सूरज को नकुल की बात समझ नहीं आई। उसने हैरानी से पूछा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। सूरज की बात सुनकर नकुल मुस्कुराया और बोला, मेरे जस्सी परिवार ने फॉल्स एंजल हैज फॉलन नाम के एक टीवी शो में बहुत पैसा लगाया है और तुम इस शो के एक कंटेस्टेंट हो। हमारी प्रोडक्शन टीम ने इस शो के कंटेस्टेंट के लिए कई लोगों के नाम बताए थे, जिनमें से तुम सबसे अच्छे लगे। तुम्हें जो पैसे मिलेंगे तुम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो। नकुल ने सूरज को सारी बात समझा दी। सूरज अभी भी हैरान था। फिर उसने ऊंची आवाज में पूछा, मुझे कितने पैसे मिलेंगे? इस समय सूरज को बहुत घुटन महसूस हो रही थी। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। जवाब में नकुल ने अपनी एक उंगली उठाई। ये देखकर सूरज ने आश्चर्य से कहा, 1 करोड़। नकुल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। 1 अरब रुपए। आपको ये पैसे एक अलग खाते में दिए जाएंगे। आपको ये पैसे कल शाम तक मिल जाएंगे और आप शो शुरू होने से पहले इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। था जैसे ही सूरज ने अपनी बात पूरी की, लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। सूरज के बोलते ही बहुत सारे बारबेक्यू शेफ बाहर आ गए और अपने स्टॉल खोलने लगे। सूरज ने बहुत सारे फूड ट्रक खड़े कर रखे थे। उन सभी में 5 स्टार होटलों के अनुभवी शेफ बैठे थे, जिनकी सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए प्रति माह होगी। एक छात्र इतने सारे अनुभवी शेफ को कैसे अफोर्ड कर सकता था? जैसे ही फूड ट्रक ने ऑर्डर देने शुरू किए, वहां मुफ्त का खाना खाने वालों की भीड़ लग गई। पूरे नाइट मार्केट को देखकर ऐसा लग रहा था कि सभी लोग सिर्फ बारबेक्यू आइटम खाने आए हैं। सभी शेफ जानते थे कि मुफ्त का नाम सुनते ही कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, इसलिए वे बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए थे। उनकी कार्यकुशलता और गति देखने लायक थी। सूरज ने आहान को देखकर ये ऐलान किया था। आहान की तरफ देखते हुए अमन बोला, सूर्या अजीब पागल है, पता नहीं कल रात उसे क्या सूंघ गया। आहान ने जवाब दिया, ये तो कुछ भी नहीं है, उसने ये खेल सिर्फ मेरे लिए ही रचा है। अमन हैरानी से बोला, वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है? फिर कुछ सोचकर अमन ने आगे कहा, अब क्या करें? बेचारी मालिनी,
स्कूल में सब उसे चिढ़ाते हैं। बड़ी मुश्किल से उसने अपना स्टॉल चलाना शुरू किया था, तो ये सूरज भी यहाँ आ गया। वो तो वैसे भी बोल नहीं पा रही है, ऊपर से ये बेशर्म सूरज उसे अपनी गर्लफ्रेंड कह रहा है। बेचारी में न तो सूरज से लड़ने की ताकत है और न ही उसे मना कर सकती है। उधर मालिनी का चेहरा पीला पड़ गया था। वो मेहनत करके ईमानदारी से पैसा कमाना चाहती थी। वो ऐसी बेकार चीजों की वजह से मशहूर नहीं होना चाहती थी। उधर जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही थी, कई यूजर्स और शो देखने का आनंद लेने वाले लोग भी यहां जुड़ने लगे। लोग मालिनी के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट करने लगे, जिसे देखकर कई तरह के भद्दे कमेंट्स आ रहे थे। कई लोग मालिनी की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। कई लोग मालिनी और सूरज की AI जनरेटेड गंदी तस्वीरें निकालकर बेतुके कमेंट्स कर रहे थे। कई लोग इस बात से नाराज थे कि मालिनी जैसी गूंगी औसत दिखने वाली लड़की 1 मिनट में इतनी मशहूर कैसे हो गई। मालिनी और सूरज के इस वीडियो को 1 मिनट में 10,000 लाइक्स मिले थे। वही लाइव प्रसारण कर रही लड़कियों को अपने सारे कपड़े उतारने के बाद भी इतने लाइक्स नहीं मिल पाए। जब अहान मालिनी को सांत्वना देने उसके हॉस्टल पहुंचा तो उसने देखा कि मालिनी के मोबाइल पर दर्जनों मैसेज आ रहे थे। इसका मतलब इस शो का भी लाइव प्रसारण हो रहा था। तभी लाइव प्रसारण का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए होता था। तब लगभग सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसमें अपना अकाउंट बना लिया था। मालिनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करती थी। वो लाइव शो में टीचर के लेक्चर सुनती थी। जवाब में अहान ने कहा, तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, अमन की अभी बात खत्म नहीं हुई थी। लाइव टेलीकास्ट में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। इसके साथ ही लोगों ने भी उल्टी गिनती शुरू कर दी। 10, 9, 8 थोड़ी देर में सूरज मालिनी को प्रपोज करने वाला था। उल्टी गिनती खत्म होते ही सूरज ने ऐलान किया, मालिनी, मैं तुम्हारा दीवाना हूं, क्या तुम मेरी हो जाओगी? सूरज के कहते ही मालिनी के लाइव ब्रॉडकास्ट अकाउंट पर एक मैसेज आया, सूरज ने तुम्हें 100 सिक्के इनाम में दिए। लाइव ब्रॉडकास्ट में सिक्के का सिस्टम था, जिसमें एक सिक्के की कीमत लगभग 2,000 रुपए के बराबर थी। इसका मतलब सूरज ने अभी अभी मालिनी के अकाउंट में लाख ट्रांसफर किए थे। ये शो देख रहे लोग मालिनी के अकाउंट में 100 सिक्के देखकर खुश हो गए। लोगों की निगाहें मालिनी पर थी। क्या वो ये सिक्का लेना चाहेगी या नहीं? लेकिन मालिनी इन सब पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो चुपचाप अपने काम में व्यस्त थी। उसकी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि इस समय जो कुछ भी हो रहा था वो उससे सहज नहीं थी और सूरज मालिनी को प्रपोज नहीं कर रहा था, बल्कि उसे अपमानित कर रहा था। सच कहूं तो मालिनी को सूरज जैसी लड़की से ज्यादा अहान पसंद था। अहान ने मालिनी को जग्गा और कात्या से बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मालिनी ने अहान की तरफ देखा। उसे सूरज के भेजे सिक्कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही मालिनी ने अहान की तरफ देखा, कई लोग मालिनी का वीडियो बनाने लगे। मालिनी की आंखें अहान से कह रही थी, अहान, मुझे बचा लो, मुझे इन सब से बचा लो, मुझे ये सब पसंद नहीं है, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। उधर वीडियो के नीचे लगातार कमेंट आ रहे थे, मालिनी, उस पायल को छोड़ो अहान और सूरज की बाहों में भर लो। मालिनी, सूरज ने तुम्हें 100 सिक्के भेजे हैं, एक बार फिर सोच लो। अब क्या सोचना है? तुम्हें तुम्हारा मिस्टर राइड मिल गया है मालिनी। तभी लाइव ब्रॉडकास्ट अकाउंट में एक और मैसेज आया, सूरज ने तुम्हें 1000 सिक्कों से पुरस्कृत किया। 1000 कॉइन का मतलब लाख होता है। किसी ने कमेंट किया कि 1 लाख के लिए वो अपना लिंग भी बदल सकता है, लेकिन पता नहीं ये बेवकूफ लड़की कितनी लालची है। आज लाइव प्रसारण देखने वालों की संख्या लगभग 300 तक पहुंच गई थी। 300 लोग मालिनी की तरफ देख रहे थे कि वो पैसे देखकर सूरज को स्वीकार करेगी या नहीं, लेकिन मालिनी तो बस अहान को ही देख रही थी। मालिनी की निगाहें देखकर अहान स्टॉल से बाहर निकला और सड़क पर आकर अपने मोबाइल में देखते हुए कुछ करने लगा। अगले ही पल लाइव प्रसारण वाले अकाउंट में एक मैसेज आया, अहान गिल ने आपको 5000 कॉइन इनाम में दिए हैं। अहान ने एक ही बार में 1 रुपया करोड़ डाल दिए थे और उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। ये देखकर अमन हैरान रह गया। तो बात यहां तक पहुंच गई थी। बात 1 रुपया करोड़ तक पहुंच गई थी। अहान ने अचानक सारा खेल बिगाड़ दिया था। सूरज कितना भी अमीर क्यों न हो, 1 रुपया करोड़ देखकर
कोई ना कोई रुक ही जाएगा। आहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम इस खेल में अपनी सारी दौलत गवा दोगे? आहान को ऐसा करते देख सूरज ने जोर से सबको ये बात कही, लेकिन आहान बिल्कुल निश्चिंत था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं डर रहा हूं? आसपास खड़े लोग उसे देखकर हैरान रह गए। आहान कब से इतना अमीर हो गया कि मालिनी के खाते में 1 रुपया करोड़ जमा कर सके। एक कमेंट आया, वो सूरज से मुकाबला करने वाला है, आज वो बर्बाद हो जाएगा। बिगड़े आहान, तुम गए। मालिनी ने आहान की तरफ देखा और इशारे से कहा कि वो इस खेल में न पड़े। मालिनी चुपचाप और शांति से अपना बारबेक्यू स्टॉल चलाना चाहती थी। वो ऐसी वजहों से मशहूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो आहान को इस खेल में आगे बढ़ने से रोकना चाहती थी। लेकिन इतने बुरे माहौल में मालिनी की बात दब गई। सूरज चिल्लाया और बोला, तुम उस लड़की के लिए लड़ना चाहते हो जिससे मैं प्यार करता हूं, लेकिन माफ करना आहान, मालिनी मेरी है। यह कहकर सूरज जोर से हंसा। सूरज उस वक्त अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा एहसास महसूस कर रहा था। उसके पास बेशुमार दौलत थी, वो भी उसकी अपनी नहीं थी। उसे बस पैसे खर्च करने थे और उसे उन पैसों की चिंता भी नहीं थी। फॉल्स एंजल हैज फॉलन ने उसके खाते में 100 रुपए करोड़ डाल दिए थे और वो इन पैसों से जो चाहे कर सकता था। आज वो आहान को आसानी से हर कि किसी की फोटो या वीडियो लेने की कोशिश करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आप लोगों के खिलाफ इतना बड़ा मामला दर्ज करूंगा कि आप दोबारा अपनी फोटो लेने से डरेंगे। कैमरामैन आहान के हाव भाव से समझ गया कि मालिनी को नहीं दिखाना चाहिए। दूसरी ओर जस्सी परिवार भी जानता था कि मालिनी का पीछा करने से कोई फायदा नहीं है। उन्हें आहान को भड़काना था और आहान मैदान में आ गया है, इसलिए नकुल ने अपनी प्रोडक्शन टीम को फोन पर बता दिया था कि कोई भी मालिनी पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। आहान जानता था कि भले ही जसमीत सिन्हा, जस्सी और पूरा जस्सी परिवार कितनी भी कोशिश कर ले, आहान अगले 24 घंटों में उन्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए आहान ने सूरज की तरफ देखा और कहा, तुम ये खेल खेलना चाहते हो, है ना? आओ, अब हम इस खेल को ठीक से खेलेंगे। मैंने 5000 सिक्के लगा दिए हैं, अब आपकी बारी है। दोनों के बीच पैसे खर्च करने की शर्त लगी थी और लाइव प्रसारण के इतिहास में इतना बड़ा खेल कभी नहीं खेला गया था। दोनों पक्ष खूब पैसा फेंकने वाले थे। अगले ही पल सभी ने देखा कि सूरज ने 6000 सिक्के लगा दिए थे, यानी 1 करोड़ 20 लाख। आहान ने सूरज के 1 करोड़ 20 लाख का जवाब दिया। सूरज ने कहा, सूरज, हम दुश्मन नहीं हैं, हम हॉस्टल में पड़ोसी हैं और हम ये खेल इसलिए खेल रहे हैं ताकि हम जान सके कि दोनों में कौन अमीर है। खेल को और दिलचस्प बनाने के लिए मैं इनाम को दोगुना कर दूंगा। जैसे ही आहान ने अपनी बात पूरी की, उसने 2 करोड़ का इनाम रखा। आहान पहले ही 3 करोड़ 20 लाख लगा चुका था। सूरज शुरू करने वाला था, लेकिन वो डर रहा था, तो उसने सूरज को चिढ़ाते हुए कहा, आ जाओ सूरज। क्या हुआ? डर लग रहा है तो ये खेल बंद करो और आराम से घर जाओ। मैंने सोचा था कि आज मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो मुझे कड़ी टक्कर दे सकता है, लेकिन तुम तो बस इतने में ही टूट गए। सूरज को लगा जैसे ध्रुव की चुनौती के बाद वो टूट जाएगा। इतने लोगों के सामने किसी ने उसका ऐसा अपमान नहीं किया था। सूरज मन ही मन सोच रहा था कि आहान के पास कितने पैसे हैं जो वो इस तरह बात कर रहा है। सूरज ने नकुल को फोन किया। नकुल अपनी स्क्रीन पर सब कुछ देख पा रहा था। उसने सूरज को आदेश दिया, पैसों की चिंता मत करो, खेलते रहो। तुम्हें किसी भी कीमत पर आहान को हराना है। आहान ने कई दुश्मन बना लिए थे और दिल्ली में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए नकुल को लगा कि आहान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। फिर भी नकुल ने सूरज को समझाया कि वो आहान के जाल में न फंसे। इसके साथ ही सूरज को आगे खेलने के ऑर्डर के साथ 15,000 सिक्के भेजे गए। सूरज ने उसे इनाम के तौर पर अपने 15,000 कॉइन भेज दिए थे। अब आहान की बारी थी। आहान ने देखा कि मुख्य धारा के मीडिया के लोग भी वहां आने लगे थे। सस्सी परिवार ने आहान की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और वे चाहते थे कि वे ये प्रतियोगिता जीते। दूर बैठा नकुल मन ही मन डरा हुआ था। वे इस टीवी शो के पहले एपिसोड में ही निवेशकों के पैसे खर्च कर रहे थे।
नकुल ने आज तक अपनी जिंदगी में इतने पैसे कभी खर्च नहीं किए थे। तभी नकुल की नजर उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पर पड़ी। ये नोटिफिकेशन देखकर सब डर गए। आहान ने 15,000 कॉइन के बदले जो इनाम रखा, उसने अमीरों के पसीने छुड़ा दिए। आहान गिल ने आपको ढेर सारे कॉइन से पुरस्कृत किया। जैसे ही ये मैसेज स्क्रीन पर आया, देखने वालों की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। आहान ने अभी अभी 50 रुपए करोड़ ट्रांसफर किए थे, यानी सूरज से 16 गुना ज्यादा। आहान जल्द से जल्द ये खेल खत्म करना चाहता था। उसने सूरज को चुनौती देते हुए कहा, सूरज, अब तुम्हारी बारी है। तुम कितने दाव लगा सकते हो? जब लड़की की इज्जत की बात आती है तो पैसे की परवाह किसे है? इतने सारे लोग सूरज को देख रहे हैं, जल्दी करो। या तुम उन कुत्तों में से हो जो अपने मालिक से पूछे बिना हिल भी नहीं सकते? हाँ, वैसे तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम्हें यही रुक जाना चाहिए। सूरज जानता था कि आहान उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। सूरज समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसे नकुल से फिर पूछना पड़ा कि वो खेलना जारी रखे या यही रुक जाए। सूरज ने नकुल से बात करने के लिए अपना फोन निकाला। तभी आहान ने उसे ताना मारते हुए कहा, ओह, तो तुम मालिक से पूछकर काटते हो, उनसे पूछकर ही भौंकते हो। दूसरी ओर पिता और पुत्र जस्सी दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। आहान ने 50 रुपए करोड़ का दाव लगाया था। नकुल आश्चर्य और डर से बोला, बाबा, हम क्या करें? एक समय में एक प्रतियोगी के लिए अधिकतम सीमा केवल 100 करोड़ है। नकुल अब सचमुच डर गया था। सूरज को चिंता थी कि अगर उसे शो में हिस्सा लेना है तो वो अपना सारा पैसा यही खर्च नहीं कर सकता। अगर उसका पैसा खर्च हो भी गया तो शो में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। जसमीत सिंह जस्सी भी नकुल की तरह चिंतित थे। अंत में उन्होंने अपना दिल कठोर करके एक कठिन निर्णय लिया। हमें आगे खेलना चाहिए। जसमीत का ये फैसला देख सब उन्हें घूर रहे थे। तो जसमीत सिंह जस्सी ने समझाया, इस समय सभी चीजों को छोड़कर हमें इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि ये हमारा पहला शो है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हमें एक भव्य स्तर पर शुरुआत करनी चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके खिलाफ खेल रहे हैं। हमारे सामने आहान है जो एक अन्य टीवी शो का मुख्य निवेशक है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम उसे यहाँ बर्बाद करते हैं तो हमें कितना सार्वजनिक ध्यान मिलेगा? हमें आगे खेलना चाहिए। जसमीत की बातें सुनकर नकुल ने खुश होकर कहा, पापा, आप सबसे अच्छे हैं। ये कहकर नकुल ने सूरज को आगे खेलने के लिए कहा। जब सूरज को नकुल का संदेश मिला तो वो भी सोच में पड़ गया। पैसे? पापा, थोड़ी देर रुको। इस आहान के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी ये जानबूझकर हार गया है। इसने जरूर कुछ पत्ते छिपाए होंगे। थोड़ा इंतजार करते हैं। खैर, मीडिया अपना काम कर रही है, हमें अभी दखल नहीं देना चाहिए। नकुल की बात तो सही थी, लेकिन स्क्रीन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब ये खेल खत्म हो गया है। आहान की हार के 2 कारण थे। अगर वो अभी इनाम दोगुना कर देता है तो सूरज और पैसे नहीं लगा पाएगा और आहान मजबूरी में जीत जाएगा, जिससे सारा मीडिया का ध्यान आहान पर आ जाएगा और हो सकता है कि आहान की पोल खुल जाए। दूसरा, अगर आहान जीत जाता है तो जस्सी इस शो को लॉन्च नहीं कर पाएगी, जबकि आहान चाहता था कि जस्सी इस शो को लॉन्च करे। आहान चुपचाप मालिनी की मदद करने के लिए उसके साथ स्टॉल पर चला गया। वहां पहुंचते ही आहान ने मालिनी से पूछा, मालिनी, तुम ठीक हो? लेकिन मालिनी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपना काम करती रही। आज रात के बाजार में भीड़ थी। लोग मुफ्त के बारबेक्यू का मजा लेते हुए इस खेल का आनंद ले रहे थे। बहुत सारे लोग और मीडिया इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देख रहे थे। सबने सूरज को घेर लिया था, लेकिन सूरज को मीडिया से बात करने की मनाही थी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा था। तभी द डेली न्यूज का एक रिपोर्टर रूफ के पास आया और बोला, सर, आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं? मैं बहुत खुश हूं। सूरज और मैं एक ही हॉस्टल में रहते हैं। वो एक बहुत अमीर परिवार का लड़का है। साथ ही उसे पॉल्स एंजेल नाम के एक आने वाले टीवी शो में काम मिल गया है। मुझे लगता है कि वो और जस्सी परिवार मेरे बिजनेस में मेरा साथ देना चाहते थे, इसीलिए ये पूरी साजिश रची गई। मैं उन दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आहान की बातें सुनकर सब हैरान रह गए।
मीडिया भी असमंजस में था। जस्सी परिवार के साथ साथ उनकी प्रोडक्शन टीम भी आहान को हैरानी और उलझन से देख रही थी, और सूरज भी समझ नहीं पा रहा था कि आहान किस तरह का बिजनेस कर रहा है जिसे सूरज खुद सपोर्ट कर रहा है। रिपोर्टर ने फिर पूछा, मेरे बिजनेस को सपोर्ट करने की आपकी इच्छा का क्या मतलब है? हमारे दर्शकों को थोड़ा और साफ साफ समझाइए। रिपोर्टर के सवाल पर रूफ ने कहा, मैंने आज अपने स्कूल का लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म खरीदा और इसे खरीदने का एग्रीमेंट साइन करने के बाद मैंने जो पहला लाइव शो देखा वो मेरे दोस्त का था जो हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आया। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी अपने इस प्लेटफॉर्म का समर्थन करना चाहिए। हालांकि ये मेरे लिए अप्रत्याशित था और ये बताना मुश्किल है कि मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूं। मुझे लगा कि हमारे कॉलेज का लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। इसमें एजुकेशनल कंटेंट से ज्यादा एडल्ट कंटेंट है, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। इसे खरीदने में मुझे सिर्फ 1 करोड़ का खर्च आया और आज ही मैंने सिर्फ विज्ञापन से 500 रुपए करोड़ कमाए हैं। इसके अलावा आप मीडिया वालों ने भी इसे लाइव दिखाया है। साथ ही मेरे दोस्त सूरज ने इसमें 150 रुपए करोड़ का योगदान दिया है। मुझे लगता है कि ये इतिहास में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड है। मैं चाहता हूं कि अच्छे लोग मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े। अच्छा कंटेंट आना चाहिए और ये प्लेटफॉर्म गरीब छात्रों की मदद कर सके। मुझे खुशी है कि लोगों ने इसमें मदद की है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसके अलावा मैं देश भर के सभी छात्रों को मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर अच्छा कंटेंट डालने के लिए आमंत्रित करता हूं। आहान ने मीडिया से बात नहीं की। आहान ने एटम बम गिरा दिया था। जस्सी परिवार हैरानी और हताशा से सिर पीट रहा था। जस्सी का शो शुरू होने से पहले ही आहान 1000 रुपए करोड़ से ज्यादा कमा चुका था और उसके लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म को मुफ्त में अच्छी पब्लिसिटी भी मिल गई थी। आहान का जवाब सुनकर रिपोर्टर की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सस्सी परिवार के चाटुकार पत्रकार ये खबर सुनकर सिर पीट रहे थे। सूरज इस बात से परेशान था कि कल रात उसने आहान के सामने एक बेसहारा लड़की को छोड़ दिया था और आज आहान लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म का मालिक बन गया था। दूसरी तरफ आहान का इंटरव्यू सुनकर जस्सी परिवार में सब परेशान थे। जसमीत सिंह जस्सी के हाथ कांप रहे थे। कुछ देर पहले उसे खुद नहीं पता था कि आहान के लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो के प्रमोशन के लिए उसने कितने पैसे खर्च किए हैं। जसमीत सिंह जस्सी अपने शो को मशहूर बनाने के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देने में पहले ही करोड़ों रुपए खर्च कर चुका था। इस वीडियो का लिंक हर दर्शक को भेजा गया और आहान ने सारा फायदा उठाया। जस्सी ने आश्चर्य से खुद से कहा, क्या ये लाइव प्रसारण मंच आहान का है? तभी पूरी प्रोडक्शन टीम ने देखा कि जसमीत सिंह जस्सी बेहोश हो गए थे और नकुल अपने पिता को संभालने की कोशिश कर रहे थे। पापा पापा पापा, अपने आप को संभालो पापा, रूफ के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने हमें एक बार फिर बेवकूफ बनाया है। डॉक्टर को बुलाओ। पापा इधर देखो। पापा, अभी कुछ समय पहले ही नकुल इस शो को लाइव प्रसारण मंच पर लॉन्च करना चाहते थे। अभी पता चला कि आहान इसके मालिक है। बहुत से लोग ये इंटरव्यू देख रहे थे। जसमीत सिंह जस्सी ने खुद इसे मशहूर किया था। आज इसे 30 करोड़ लोगों ने हिट किया था और आहान ने अपने स्थानीय स्तर के लाइव प्रसारण मंच को मुफ्त में राष्ट्रीय स्तर का चैनल बना दिया था। खूबिया तो है, आहान की इस चाल ने जस्सी परिवार को उसके लाइव प्रसारण मंच का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना दिया था। उधर लंबी गहन देखभाल के बाद देर रात जसमीत सिंह जस्सी को होश आया। होश में आते ही जस्सी के मुंह से पहला शब्द आहान निकला। नकुल ने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, पापा आप ठीक तो हैं? मैं कुछ लोगों को भेजकर उस आहान का इलाज करवाता हूं। पापा आप चिंता मत कीजिए, वो आहान चैन से नहीं रह पाएगा। नकुल का आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला था। आज आहान ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत को सबसे बड़ी हार में बदल दिया था। जसमीत सिंह जस्सी ने हाथ के इशारे से नकुल को रोका और कहा, रुको नकुल, रुको मेरे बच्चे, वो आहान बहुत खतरनाक है। उससे निपटना इतना आसान नहीं है। पहले हमें अपने टीवी शो की खबर जारी करनी चाहिए। किसी भी तरह करो, लेकिन कल से शूटिंग शुरू करो और आज रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करो।
नकुल ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और अपने पिता से कहा, पापा, आप अपना ख्याल रखना, मैं इन सब चीजों का ध्यान रखूंगा। नकुल जानता था कि अगर उसे आहान से बदला लेना है तो उसे सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। जस्सी ने फैसला कर लिया था कि अब वो आहान को कम नहीं आंकेगा। वो ये भी समझता था कि उसका बेटा नकुल आहान से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। जसमीत को सिर्फ पैसों की कद्र थी और आज आहान ने खूब पैसा कमाया था। आहान को हराने के बाद वो लोगों को बताना चाहता था कि उसके प्रतियोगी ने एंजेल के इतने बड़े निवेशक को हराया है, जिसमें आहान ने उसे हरा दिया था। इसके अलावा जसमीत जीतते हुए आहान की असली पहचान दुनिया को दिखाना चाहता था। लेकिन आज आहान जीत गया था, लेकिन जसमीत कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि 1000 रुपए करोड़ से भी ज्यादा की ये जीत उसे खुद जसमीत ने दिलाई थी। आहान से निपटना इतना आसान नहीं था, लेकिन जसमीत अपनी अगली योजना के लिए तैयार थी। आहान सर, एक नई मुसीबत आने वाली है। आहान मालिनी के साथ स्टॉल बंद कर रहा था। तभी निहाल अंदर आया और उसे बताया। निहाल बहुत घबराया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आहान ने उससे कहा, पहले तुम शांत रहो और मुझे बताओ कि मामला क्या है। रूफ के कहने पर निहाल ने शांति से कहा, जस्सी परिवार ने हमारे लिए एक नया जाल बिछाया है। आज जो कुछ भी हुआ है वे उसे रिकॉर्ड करके अपने पहले एपिसोड में दिखाने वाले हैं और उनका पहला एपिसोड आज रात आने वाला है। इसके अलावा मुझे पता चला है कि वे हर हफ्ते एक एपिसोड रिलीज करने वाले हैं। निहाल ने आहान को यह भी बताया कि वे अपने पहले एपिसोड में हैं। आहान की पहचान उजागर कर देंगे। इसके बाद निहाल ने आगे कहा, मुझे लगता है कि मुझे जस्सी परिवार से मिलकर बातचीत करनी होगी कि वे तुम्हारी पहचान उजागर न करें, वरना शायद तुम्हारी पहचान सबके सामने आ जाएगी। निहाल की बात सुनकर आहान मुस्कुराया और बोला, निहाल, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत है। बस मुझे बताओ कि जस्सी परिवार आज अपने शो के लॉन्च के मौके पर क्या करने वाला है। क्या उन्होंने कोई पार्टी रखी है या सीधे शो रिलीज कर रहे हैं? निहाल ने निराशा से कहा, हाँ, आज एक वेस्टर होटल में पार्टी है। आहान खुश होकर बोला, दिलचस्प है। आज मैंने उन्हें 300 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है, फिर वे अपना नुकसान छिपाने और इतना दिखावा करने की हिम्मत कर रहे हैं और इतने महंगे होटल में पार्टी का आयोजन किया है। इससे न केवल दर्शक उनसे जुड़ेंगे बल्कि उन्हें बहुत सारा नया निवेश भी मिलेगा। इसके अलावा जस्सी परिवार की प्रतिष्ठा भी आसमान छुएगी। आहान ने कुछ देर सोचा और आगे कहा, निहाल, क्या तुम वो उपहार लाए हो जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था? जवाब में निहाल ने अपना सिर हिलाया और संकेत दिया कि वो उपहार लाया है। तो आहान ने कहा कि फिर मुझे दे दो, क्योंकि मुझे भी इस पार्टी में शामिल होना है। वे मेरे बिना इतना बड़ा उत्सव कैसे करेंगे? और फिर मैंने भी कल पूरी रात कड़ी मेहनत की थी, ये बर्बाद हो जाएगा। निहाल को आहान की बातों का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन वो समझ गया कि आहान ने पहले से ही कुछ योजना बनाई थी। क्या कहते हो निहाल? मेरे बिना पार्टी में मजा कैसे आएगा? 2 घंटे बाद नकुल और जसमीत पार्टी में आने वाले मेहमानों का स्वागत करने के लिए वेस्टर्न के गेट पर खड़े थे। जसमीत को देखकर एक मेहमान खुश होकर बोला, जस्सी पाजी, आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। आपने सच में बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपना पैसा सही जगह लगाया है। वो मेरा दोस्त है, वो भी लंदन में रहता है। वो कुछ निवेश करना चाहता था, तो मैंने कहा कम से कम जस्सी पाजी तो है हमारे पास, इसलिए मैं उन्हें आपसे मिलवाने ले आया। उस मेहमान की बात सुनकर जसमीत हंसते हुए बोली, क्या बात है भाई साहब, आप आज भी ढंग से बात करते हो। आपने मेरा दिन बना दिया। आपके दोस्त अब हमारे भी दोस्त हैं। अरे नकुल अंकल को बिठाओ, थोड़ा ठंडा पिलाओ। दोनों बाप बेटी का व्यवहार कमाल का था। वहां आने वाले हर मेहमान को लगता था कि जस्सी उसका सबसे अच्छा दोस्त है। भीड़ थोड़ी कम होने के बाद जसमीत ने नकुल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, नकुल, जब ये सब थोड़ा शांत हो जाए तो हम तुम्हारी और तृप्ति की शादी करवा देंगे। जसमीत की बातें सुनकर नकुल की आंखें चमक उठीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पापा को अचानक क्या हो गया। उन्हें जिंदल परिवार कभी पसंद नहीं था।
फिर वो अचानक मेरी और तृप्ति की शादी के लिए क्यों तैयार हो गए? नकुल से रहा नहीं गया, सो उसने पूछा, लेकिन पापा आप तो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, फिर अचानक आपको क्या हो गया? जसमीत हंसते हुए बोली, अरे बेटा, तब तो बात अलग थी। तब ये जिंदल परिवार बहुत ही बेरुखा था। नकुल कुछ समझ नहीं पाया, सो उसने फिर पूछा, तो पापा क्या जिंदल परिवार अब ठीक है? मतलब अब वो बेरुखा तो नहीं रहा? जसमीत ने उसे साफ साफ बता दिया, असल में बॉस चाहता है कि तुम तृप्ति से शादी कर लो। इसके लिए जो भी तरीका अपनाना पड़े अपना लो, लेकिन उन जिंदलों को हमेशा याद रखना चाहिए कि वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तुम तृप्ति से ही शादी करोगे, सही रास्ते से या टेढ़े रास्ते से। जसमीत के मुंह से ऐसी बात सुनकर नकुल खुश हो गया। नकुल तो तृप्ति का नाम सुनते ही पागल हो जाता था। अब उसे अपने पिता का भी साथ मिल गया था। इसके बाद नकुल ने अपना मोबाइल निकाला और तृप्ति को मैसेज किया, तृप्ति, आज से तुम मुझ में और आहान में फर्क समझ जाओगी। मैं तुम्हें जिंदगी भर ये फर्क याद दिलाऊंगा। उधर जिंदल परिवार भी इस शो की प्रगति पर पूरा ध्यान दे रहा था। उन्होंने आहान के कहने पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हालांकि जस्सी परिवार का झूठा फरिश्ता हैज फॉलन आज रात लॉन्च होने वाला था, लेकिन आहान के असली फरिश्ते वाले शो की कोई खबर नहीं थी। ईशान अंकल सबसे बड़े संदिग्ध थे। उन्होंने निशा से पूछा कि क्या हो रहा है, क्या हम आहान पर भरोसा कर सकते हैं? जिंदल परिवार ने इस पर सब कुछ लगा दिया है, लेकिन वहां से कोई खबर नहीं है कि जस्सी आज अपना शो लॉन्च करने वाला है। पापा उधर देखो। नकुल ने जब आहान को वेस्टर्न होटल के बाहर आते देखा तो अपने पिता को दिखाते हुए जोर से हंसा और बोला। जसमीत की ये बात सुनकर नकुल सोचने लगा कि वो आहान की क्या बेइज्जती करेगा। जब जसमीत ने देखा कि आहान सच में उनकी तरफ आ रहा है तो खुश होकर बोली, शायद उसे समझ आ गया है कि वो हमारा कोई मुकाबला नहीं, वो हमसे माफी मांगने आया है, उसकी बेइज्जती मत करो। शायद वो चाहता है कि हम अपने प्रोग्राम की लॉन्चिंग कुछ दिन टाल दे। जसमीत ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, आने दो उसे, वो कितना भी अमीर क्यों न हो, उसके हमारे जितने कनेक्शन नहीं होंगे। हमारे सामने उसकी क्या औकात। अब आहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। नकुल के पापा ने उसे आहान की बेइज्जती न करने को कहा था, इसीलिए नकुल चला गया था। लेकिन जब उसने देखा कि आहान अपने पापा जसमीत के ठीक सामने खड़ा है तो उसने एक सिक्योरिटी गार्ड भेजकर उस बिन बुलाए मेहमान को यहां से भगाने को कहा। नकुल के कहने पर सिक्योरिटी गार्ड तेजी से चलता हुआ आया और थूफ को चेतावनी देते हुए बोला, मिस्टर गिल, यहाँ एक प्राइवेट पार्टी चल रही है, आपको यहाँ बुलाया नहीं गया है, प्लीज यहाँ से चले जाइए। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर रूफ बोला, क्या? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि ये दोनों जस्सी बाप बेटे मेरे सामने इस पार्टी में आने की मिन्नतें कर रहे थे। रूफ की बातें सुनकर वहां मौजूद कुछ लोग जोर से हंस पड़े। ये क्या बकवास है, उसने आपके सामने मिन्नतें क्यों की? देखिए, आपको बुलाया नहीं गया है, इसलिए चुपचाप चले जाइए, वरना मुझे कोई और रास्ता बताओ, फिर मुझे इतना बुरा बर्ताव करने का दोष मत दीजिएगा। लेकिन आहान वहां से नहीं हिला, बल्कि उसने नकुल को आवाज लगाई और कहा, नकुल सिंह जस्सी, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूं। लेकिन आहान के जवाब में नकुल ने भी उसी लहजे में कहा, मुझे माफ करे आहान गिल, जस्सी परिवार कचरा नहीं उठाता। इसके बाद नकुल को होश आया, वो बिना रुके बोलता रहा, और आपकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? आप खुद को क्या समझते हैं? हमने कार्यक्रम नियोजन से लेकर निवेश जुटाने तक हर चीज में आपको हराया है, चाहे वो शूटिंग हो या मार्केटिंग। इस कार्यक्रम को शुरू हुए अभी 5 दिन ही हुए हैं। हमने आपके सामने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। अब हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्सी परिवार माफ नहीं करता। नकुल के जवाब में आहान ने कहा, मैं जस्सी परिवार से प्रभावित हूं, अगर आप मुझे कॉल नहीं करेंगे तो मैं जा रहा हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहा था? जवाब में नकुल ने आहान का मजाक उड़ाया और कहा, तुम और क्या कर रहे होगे? कचरा इकट्ठा करना। एक हारने वाला और क्या कर सकता है? वैसे तुम चिंता मत करो, इस शो के बाद मैं तृप्ति को उसकी सहमति के साथ या उसके बिना अपना बना लूंगा। रू ने हंसते हुए कहा, गलत जवाब नकुल, मैं यूएसए गई थी और वहां से आपके और पूरे जस्सी परिवार के लिए ये उपहार लाई।
लेकिन अगर आप लोगों को इस उपहार की आवश्यकता नहीं है तो मैं इसे यहां फेंक देती हूं। इसके बाद आहान ने अपने हाथों से उपहार पैक वहां फेंक दिया और नकुल से कहा, आपकी गति वास्तव में अद्भुत थी। आप इतनी जल्दी इस शो को लॉन्च करने वाले हैं। इतने दिनों में सिर्फ मैं ही इस कार्यक्रम का एक्सक्लूसिव कॉपीराइट ले पाया हूं। वेस्टर्न के बाहर खड़े लोग आहान को हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे, खासकर जस्सी परिवार के सभी लोग। जस्सी परिवार के पास भी इस शो का कॉपीराइट था, लेकिन आहान ने जर्मनी से बात करके इस शो के एक्सक्लूसिव कॉपीराइट खरीद लिए थे। साथ ही उसने उन्हें 20 रुपए करोड़ देकर यह भी यकीन दिला दिया था कि आहान से पहले कोई भी इस कार्यक्रम को लॉन्च नहीं कर सकता। अगर आहान की बात सच है तो जैसी परिवार की अब तक की सारी मेहनत, सारा निवेश बर्बाद हो गया। जसमीत समझ नहीं पा रही थी कि आहान क्या कह रहा है। जसमीत तेजी से चलती हुई आई और बोली, क्या बकवास कर रहे? हो, मेरे साथ ऐसी चालबाजी मत करो। आहान, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना खतरनाक हो सकता हूं। लेकिन आहान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो ये तोहफा कूड़ेदान में फेंक दिया है। सारे कॉन्ट्रैक्ट इसमें लिखे हैं, इसे पढ़ लो। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। आखिर शो भी तो लॉन्च करना है। मैंने इसे पाने के लिए 20 रुपए करोड़ खर्च किए हैं। उन्होंने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 1 रुपया करोड़ लिए। जसमीत ने आश्चर्य से पूछा, तो आपने बाकी के 10 रुपए करोड़ का क्या किया? रूफ ने मुस्कुराते हुए कहा, बचे हुए 10 रुपए करोड़ से मैंने उनसे मदद मांगी ताकि भारत में अगर कोई इस शो को चलाना चाहे तो मुझसे पहले या मेरी इजाजत के बिना न चला पाए। वे मान गए। साथ ही मुझे ये खबर लोगों के सामने न लाने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़े। क्या बताओ जस्सी साहब, मैं इसे लाते लाते बहुत थक गया हूं। अब मैं जाकर सो जाऊंगा। ये कहकर आहान मुड़ा और जाने लगा। आहान की बात सुनकर जसमीत का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वहां कई निवेशक भी खड़े थे। सबका एक जैसा हाल था। सब डर के मारे बूत की तरह खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आहान से क्या कहें। अगर कॉपीराइट न होता तो जस्सी ने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया था और उसका शो 10 मिनट में लॉन्च होने वाला था। लेकिन आखिरी वक्त पर आहान आ गया और उसकी सारी प्लानिंग चौपट हो गई। जसमीत ने सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन अब अगर उसने शो लॉन्च किया तो आहान उसके खिलाफ केस कर सकता है। और अगर आहान की बात सच है तो जसमीत परिवार को आहान को हर्जाना देना पड़ सकता है। नकुल दौड़ता हुआ जसमीत के पास आया और बोला, पापा, उसे किसी तरह मनाओ। आप एक बार उससे बात करो। जसमीत ध्रुव को क्या ऑफर देगी? क्या ये शो आज रात लॉन्च होगा? मिस्टर गिल, मेरी बात सुनो, अंदर चलकर बात करते हैं। सुनो, ऐसे गुस्सा मत करो। जसमीत को देखकर लग रहा था कि अगर आहान यहां से चला गया तो जसमीत मर जाएगी, इसलिए वो आज ही अस्पताल से आया था। रूफ ने उसकी हालत देखी तो बोला, मैं खुद जस्सी परिवार से प्रभावित हूं। मुझे लगता है जस्सी परिवार एक अच्छी कंपनी है, वो अपनी प्रतिबद्धता पर खरी उतरती है। ये कहकर आहान ने अचानक अपना लहजा बदला और कहा, लेकिन दुर्भाग्य से जस्सी परिवार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जसमीत जानना चाहती थी कि जिस बटलर ने उसे इतने पैसे दिए थे वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, और अगर आज शो लॉन्च नहीं हुआ तो कल तक जस्सी परिवार का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। इसलिए जसमीत ने आहान को समझाया और कहा, आहान, हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो गई थी, कृपया मुझे माफ कर दो। आहान ने सख्त निगाहों से जसमीत को देखा और पूछा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, अगर ये कॉपीराइट तुम्हारे पास होता और तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम मुझे माफ करते? क्या जस्सी परिवार का अहंकार मुझे माफ कर देता? और अगर ये मेरे बारे में होता तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन ये मालिनी और तृप्ति के बारे में है। आपने मेरे साथ खेलने के लिए मालिनी की मदद ली। मैं आपको माफ नहीं कर सकता और अपने बेवकूफ बेटे को बता सकता हूं कि अगर उसने तृप्ति के बारे में सोचा भी तो मैं जस्सी परिवार का ऐसा हाल कर दूंगा कि तुम इसे जीवन भर याद रखोगे। जसमीत समझ गई कि उसने प्रतियोगिता जीतने के लिए गलत तरीके अपनाए, लेकिन इस वक्त आहान ने उसकी सारी मेहनत ऐसे छीन ली जैसे किसी बच्चे के हाथ से गुब्बारा। नकुल ने आहान को खूब तंग किया। अगर आहान
उससे हिसाब बराबर करने गया तो जसमीत खून के आंसू रोएगी। लेकिन आहान ने तो बस एक ही चाल चली थी, धंधा धंधे की तरह ही होना चाहिए, और आहान ने नियमों के दायरे में रहकर ही खेल खेला था। जस्सी परिवार की तरह आहान ने मालिनी को मोहरा नहीं बनाया था। जसमीत हार मान चुकी थी। वो लगभग रोते हुए बोला, मिस्टर किल, एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन जसमीत के पास कहने को कुछ नहीं था। सबूत तो बंद हो चुके थे, पर जसमीत उसे क्या दे सकती थी? उसने नकुल को बुलाया और कहा, नकुल, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? इधर आओ और मिस्टर गिल से माफी मांगो। नकुल अभी भी बहुत घमंडी था। वो आहान से माफी मांगने को तैयार नहीं था। उसका अहंकार उसे ऐसा करने से रोक रहा था। लेकिन जब उसने अपने पिता की हालत देखी तो वो आहान से भिड़ गया। नकुल आहान के सामने अपने गुस्से पर काबू रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो आहान की आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। नकुल आहान के सामने खड़ा हो गया और दाएं बाएं देखते हुए बोला, आई एम सॉरी आहान। नकुल ने यूं ही सॉरी कहा जो सॉरी नहीं बल्कि एक एहसान सा लग रहा था। आहान कुछ कह पाता उससे पहले ही जसमीत ने उसके गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया और दिल्ली की सारी गालियां एक ही सांस में बकते हुए बोली, तुम्हें ठीक से सॉरी बोलना भी नहीं आता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपने सामने सबको छोटा समझने की तुम्हारी आदत ने आज हमें यहां तक पहुंचा दिया है। तुम्हें अभी भी किसी के सामने कैसे पेश आना है ये नहीं पता। अगर तुमने उस दिन मिस्टर गिल के कपड़े गंदे न किए होते तो हमें ये दिन न देखना पड़ता। अब आज तुम फिर वही अकड़ दिखा रहे हो। देखते हैं कल तुम्हारी ये अकड़ हमें कहां ले जाती है। जसमीत गुस्से, निराशा और हताशा में लगातार बुदबुदा रही थी। उधर नकुल अपने पिता का ये व्यवहार देखकर हैरान था। उसके पिता कभी ऐसे बात नहीं करते थे। नकुल हैरानी से अपने पिता को देख रहा था। जसमीत ने उसे आदेश दे दिया था, घुटनों पर हाथ जोड़कर माफी मांगो। जसमीत शायद निराश हो गई होगी, लेकिन नकुल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो माफी तो मांग रहा था, लेकिन उस तरह नहीं जैसे जसमीत चाहती थी। नकुल ने अपने पिता से कहा, पापा, हमारे सारे जानने वाले यहां खड़े हैं, पूरा मीडिया यहां खड़ा है। मैं आहान से इस तरह माफी नहीं मांगूंगा, कभी नहीं। आहान वही खड़ा ये तमाशा देख रहा था। जसमीत गुस्से से बोली, मीडिया है तो क्या हुआ? गलती की है तो माफी मांगने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अब नकुल भी घमंडी हो चुका था। वो गुस्से में जोर से चिल्लाया और बोला, पापा, मैं इस बेवकूफ से माफी नहीं मांगूंगा। आप इतना किस बात से डरते हो? इसे तो बस एक ही प्रसारण का अधिकार है। ये कहकर नकुल ने आहान की तरफ देखा और कहा, आहान, आज तुम भले ही बढ़त बनाने में कामयाब हो गए हो, लेकिन मुझे झुकाना इतना आसान नहीं है। ये कहकर नकुल वहां से चला गया। जाते जाते उसने एक कूड़ेदान पर इतनी जोर से लात मारी कि पूरा डिब्बा चकनाचूर हो गया। नकुल आहान को गाली देता हुआ वहां से चला गया और जितनी तेजी से गया था उतनी तेजी से वापस आकर रोने लगा और आहान के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। नकुल के साथ वो चश्मदीद भी वहां आकर बैठ गया। दोनों आहान के सामने घुटने टेककर माफी मांग रहे थे और सारा मीडिया इस अद्भुत दृश्य की फुटेज लेने लगा। एक कॉलेज स्टूडेंट ने जस्सी जैसे परिवार को घुटनों पर ला दिया था। कल शहर के हर अखबार की यही सुर्खियां होंगी। आज नकुल को एहसास हुआ कि किसी के आत्मसम्मान को कुचलने पर कैसा लगता है। नकुल जिंदगी भर यही करता आया था। वो एक गुंडा था जिसे लोगों को इस हालत में लाने में मजा आता था। जसमीत ने ऊपर देखा और छत से बोली, मिस्टर गिल, प्लीज हमारा साथ दीजिए। हम इस शो का प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, या आप चाहे तो जस्सी परिवार का सारा प्रॉफिट आप रख सकते हैं, या आप कहें तो मैं आपको साल भर का सारा प्रॉफिट अभी कैश दे सकती हूँ, या फिर आपके दिल में कुछ है तो बताइए। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। बस मुझे बताइए कि हम किन शर्तों पर समझौता कर सकते हैं। क्या आहान को जस्सी को माफ कर देना चाहिए? क्या ये सच में माफी है या मजबूरी में उठाया गया कदम? प्रस्ताव ठुकरा दिया था। आहान की बातें सुनकर जसमीत बोली, तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जवाब में आहान ने कहा, मुझे पूरी दुनिया चाहिए, लेकिन मुझे अभी याद आया कि मैंने अपने पौधों को पानी नहीं दिया है। सबसे पहले मैं अपने घर में रखे पौधों को पानी देना चाहता हूँ। आहान को जसमीत का प्रस्ताव ठुकराने और वहां से जाने का बहाना चाहिए था, इसलिए उसने ऐसा बेकार बहाना बनाया
जसमीत और पार्टी दिन के इतने बड़े आश्चर्य के लिए तैयार नहीं थे। जसमीत अपने मानसिक टूटने की सीमा तक पहुंच गया था। उसने आहान को हर तरह से सारा लाभ देने का वादा किया था। उसने अपना सारा मुनाफा और अपनी इज्जत आहान के चरणों में रख दी थी। वो आहान के सामने घुटनों के बल बैठ गया और समझौता करने को तैयार था, लेकिन आहान ने उसकी सभी पेशकशों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत इस समय जब जसमीत का पूरा निवेश दांव पर था, तब आहान को अपने पौधों को पानी देना पड़ा। यह सुनकर जसमीत पागल हो गई थी। आहान गिल, तुम वही रहो, अन्यथा ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद जसमीत ने दिल्ली स्टाइल में आहान को गालियां दी। आसपास खड़े लोगों ने कानों पर उंगलियां रख ली, लेकिन जसमीत की गालियों का आहान पर कोई असर नहीं हुआ। आहान ने उसकी गालियों का संक्षिप्त उत्तर दिया, जसमीत पाजी, कुछ ही मिनटों में आप मेरी इज्जत करना भूल गए। अभी 1 मिनट पहले आप मुझसे मिस्टर गिल और आप कहकर बात कर रहे थे। इतनी जल्दी जसमीत को पता चल गया कि एक विश्वविद्यालय का छात्र उसके सामने खड़ा है, जो उसके बेटे की उम्र का है। तभी जसमीत ने खुद को संभालते हुए फिर से विनम्रता से कहा, मिस्टर गिल, मुझे माफ करना, मैं तो बस खुद को गाली दे रही थी। आप खुद ही बताइए आपको क्या चाहिए, बस ऐसे गुस्सा करके मत जाइए। जसमीत आहान को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि जिन लोगों ने इस शो में पैसा लगाया था वो बहुत खतरनाक लोग थे। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उन्हें पता चल गया कि जसमीत ने सारा निवेश गवा दिया है, तो शायद जस्सी परिवार कल का सूरज भी न देख पाए। लेकिन आहान कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। तो जसमीत को फिर से गुस्सा आ गया। वो दांत पीसकर कहने लगा, आहान गिल, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे? अभी तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने इसमें पैसा लगाया है। उन्हें नाराज करने की हिम्मत न तुम्हारी और न मेरी। तुमने बात को बहुत आगे तक खींच लिया है। अब तुम इतना कठोर होना बंद करो, वरना किसी का भी भला नहीं होगा। जसमीत बात को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आहान पर कोई असर नहीं हो रहा था। अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करती तो उन्हें देखने दो। आहान के इतना कहते ही जसमीत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और क्रोध से दांत पीसते हुए आहान की ओर दौड़ा। तुम वहीं रुको। आहान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यहां बहुत सारे लोग खड़े हैं, सब तुम्हें देख रहे हैं। यहां कोई गलती करने की कोशिश मत करना। सारा मीडिया तुम्हें देख रहा है, और अगर मैं एक बार आवाज लगा दूं तो सारा मीडिया अभी यहां होगा। और शायद तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। बाय जसमीत पाजी, मैं जा रहा हूं। ये कहकर आहान मुड़ा और चला गया। जसमीत में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो आहान को रोकने की कोशिश कर सके। उसके गले से एक आन निकली, प्लीज आहान को रोक लो। लेकिन ये आवाज इतनी धीमी थी कि खुद जसमीत भी नहीं सुन पा रही थी। जसमीत जानता था कि अगर उसने आहान को और रोकने की कोशिश की तो परेशानी कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। जसमीत हार मान चुका था, इसलिए उसने अपने सेक्रेटरी को फोन किया और कहा, टीवी स्टेशन पर फोन करो और शो बंद करो। सेक्रेटरी जसमीत से भी ज्यादा उदास आवाज में बोला, अगर हम यहां आकर इस कार्यक्रम को बंद कर दे तो क्या होगा? सेक्रेटरी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि जसमीत लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। गिरते हुए उसने अचानक कहा, मैंने कहा था ना शो बंद करो। जसमीत बेहोश था, पर फिर भी वो मन ही मन आहान को कोस रहा था। आहान ने न सिर्फ सारे हथकंडे अपनाए थे, उसने जस्सी के परिवार को भी बर्बाद कर दिया था। उससे पहले शो पर खर्च हुआ सारा पैसा आहान के पास पहुंच चुका था और उसने करोड़ों रुपए के विज्ञापन और प्रसारण अधिकारों से खूब कमाई की थी। उसने मुफ्त में अपने लाइव प्रसारण प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर किया था और आज उसने जसमीत के शो को लॉन्च नहीं होने दिया। इसका सारा फायदा आहान को मिलेगा। आहान एक खतरनाक और निर्दयी इंसान था। तभी नकुल गुस्से से बोला, पापा, हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। अगर हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, उसका परिवार तबाह हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। अगर नकुल का बस चलता तो वो आहान को इस दुनिया से ही निकाल देता। जवाब में जसमीत थोड़ी देर हिचकिचाई और कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाकर नकुल को स्वीकृति दे दी। उधर जसमीत को हराकर आहान वेस्टर होटल से कुछ ही दूर आया था कि उसका फोन बजने लगा।
अहान ने देखा कि कॉल किसी नए नंबर से आ रही थी। अहान समझ गया कि जसमीत के परिवार से कोई उसे मनाने या कोई बेहतर ऑफर देने के लिए कॉल कर रहा होगा। अहान कॉल डिस्कनेक्ट करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई। आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई कम उम्र का व्यक्ति बात कर रहा हो। अहान गिल, मैं चाहता हूं कि तुम जस्सी परिवार को छोड़ दो और उनकी सभी गलतियों की जिम्मेदारी अपने सिर ले लो। ये तुम्हारा आखिरी मौका है और तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। उसकी बात सुनकर अहान हंसने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि भला कौन उससे ऐसे बात करने की हिम्मत कर सकता है। अहान ने फोन करने वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, अब क्या हाल है तुम्हारा? होश तो है भी या घास चरने गए हो? अहान को लगा कि जस्सी परिवार का कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है और उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई 18 से 20 साल का लड़का हो जो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा और अहान के साथ फोन पर बदतमीजी से पेश आकर उसे धमकाने की कोशिश कर रहा हो। अहान ने जस्सी परिवार को बर्बाद ही कर दिया था। उनका टीवी प्रोग्राम लॉन्च नहीं हो पाया। ये खबर अभी मीडिया में नहीं आई है, क्योंकि जैसे ही ये खबर मीडिया में आएगी, राई का पहाड़ बन जाएगी। इसकी वजह भी जस्सी परिवार ही है। उन्होंने अपने शो के लिए मीडिया में इतना पैसा बहाया था कि इस शो ने खूब चर्चा बटोरी थी। अब अगर शो लॉन्च नहीं हुआ तो बहस तो होगी ही। अहान ने जर्मनी जाकर इस शो के एक्सक्लूसिव कॉपीराइट्स खरीद लिए थे। अहान का ये कदम देखकर निहाल भी हैरान रह गया। निहाल को लगा था कि अहान होशियार है, लेकिन वो इतना होशियार होगा कि निहाल को पता ही नहीं चला। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, अभी तुम्हें मेरे बारे में जानने का कोई हक नहीं है, बेहतर होगा कि टाल दिया। लेकिन अहान की बातों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा 5 मिनट, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। ये कहकर उसने फोन काट दिया। अहान ने उसे अनदेखा किया और आगे बढ़ गया। उसे लगा कि जस्सी परिवार से कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अहान अभी 2 कदम ही चला था कि निहाल का फोन आ गया। नमस्ते अहान सर, क्या आप जस्सी परिवार के कार्यक्रम से आए हैं? निहाल की आवाज आमतौर पर शांत रहती थी, लेकिन आज उसकी आवाज में एक अजीब सा एहसास साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे निहाल किसी बात को लेकर बहुत परेशान है या बहुत डरा हुआ है। वो कुछ कहना चाहता था पर घबराया हुआ लग रहा था। लेकिन अहान ने निहाल को शांत करने के लिए कहा, हाँ मैं आ गया। आज का दिन बहुत अच्छा था और मत पूछो कि आज क्या हुआ। मैंने बहुत कमाया है और मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि तुम मेरे साथ थे। निहाल, हमें उसे अभी नाराज नहीं करना चाहिए। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। निहाल अहान को सब कुछ नहीं बता सका, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अहान को समझाने की पूरी कोशिश की। इधर अहान हैरान था। उसने चौंकते हुए पूछा, गिल परिवार का नेता? दिल्ली उसके नियंत्रण में है। निहाल, तुम क्या बात कर रहे हो? जवाब में निहाल ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, हाँ, पिछली बार मैंने जिस हाउसकीपर को देखा था वो जसवंत सर का बटलर था। वैसे भी मैं थोड़ा लापरवाह था। मुझे लगा कि वह मुझे केवल चेतावनी देगा कि दिल्ली में कोई उत्पात न मचाऊं। शुक्र है मैंने उस समय तुम्हारी सारी निजी जानकारी मिटा दी थी ताकि गिल परिवार में किसी को पता न चले कि तुम्हारे पिता ने भी भारत में शादी की है और उनका एक बेटा भी है। इसके अलावा मैंने तुम्हारी पहचान बदलने के बारे में भी सोचा था। किसी भी हालत में इस नाजुक घड़ी में तुम्हारी पहचान किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। निहाल की आवाज में डर और चिंता थी। उसकी बातें सुनकर लग रहा था कि वो मजाक करने के मूड में नहीं है। अब अहान को समझ आया कि उस व्यक्ति की आवाज में इतनी ताकत क्यों थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अहान को आदेश दे रहा हो। निहाल एक पल रुका और आगे बोला, जसवंत सर भले ही गिल परिवार के उत्तराधिकारी न हों, लेकिन दिल्ली पर उनका नियंत्रण है और जब तक तुम्हारे पिता गिल परिवार में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर लेते, तुम्हें अपनी पहचान छिपाकर रखनी होगी, वरना कल उन्हें किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अहान सर, तुम्हें अच्छी तरह याद होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि सफलता के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। मैं समझ सकता हूं कि तुमने कितना सहन किया होगा, लेकिन अभी 2 कदम पीछे हटना ही बेहतर है। सही समय का इंतजार करो, हमारा समय भी आएगा, हम अपनी चाल चलेंगे। निहाल ने अहान को समझाने की पूरी कोशिश की थी। निहाल ने अपनी बात ये कहकर समाप्त की,
सरल शब्दों में कहें तो अभी जसवंत सर के सामने हमारी ताकत कम है। इसके अलावा उन्होंने खुद मुझे फोन करके कहा था कि अगर मैं जस्सी परिवार को छोड़ दूं और दिल्ली छोड़ दूं तो तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। निहाल की बात सुनकर आहान समझ गया कि आहान और जसवंत में बहुत फर्क है और वो अभी जसवंत से पंगा लेने की हालत में नहीं था। दिल्ली में जसवंत सर को चिढ़ाने का मतलब था खुद को नुकसान पहुंचाना। आहान का अभी तक गिल परिवार से परिचय नहीं हुआ था और एक तरह से वो गिल परिवार के लिए सौतेला बच्चा था। गिल परिवार में उसे इतनी जल्दी स्वीकृति नहीं मिलने वाली थी। इसलिए निहाल के इतना समझाने के बाद भी आहान के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने निहाल से पूछा, अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो क्या होगा? आहान की बातें सुनकर निहाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान को कैसे समझाए। आहान के अंदर भी गिल परिवार का खून था जो उसे इतनी आसानी से हार मानने नहीं देता। हालांकि निहाल चाहता था कि इन हालातों में आहान और जसवंत के बीच किसी भी तरह का कोई टकराव न हो और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि जसवंत की नजरों में किसी भी तरह से न आए। इसलिए निहाल ने उसे समझाया कि आहान सर, जसवंत से सीधा टकराव बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। अगर बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं तो ऐसे छोटे मोटे त्यागों पर ध्यान मत दो। ये कहकर निहाल ने आहान को सारी वजह समझा दी। निहाल जानता था कि अगर जसवंत नाराज हो गया तो पूरी दिल्ली में ऐसा दंगा फसाद हो जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। बेहतर होगा कि ऐसे झंझट में न फंसे। इसलिए निहाल आहान को ऐसे समझा रहा था जैसे कोई महात्मा लोगों को प्यार और परोपकार से रहने का लेक्चर दे रहा हो। ये सारी बातें आहान के लिए नहीं थी और निहाल ने आज तक जो भी समझाया था उससे बिल्कुल अलग थी। आहान समझ नहीं पा रहा था कि निहाल क्या कह रहा है। आखिर में आहान निहाल की बातें सुनकर इतना बोर हो गया कि उसने फोन काट दिया। निहाल ये देखकर हैरान रह गया कि आहान ने बात पूरी होने से पहले ही फोन काट दिया। वो परेशान जरूर हुआ, लेकिन तुरंत उसने आहान को समझाने के लिए एक मैसेज भेजा। आहान सर, इतने अमीर परिवार के बीच झगड़ा इतना आसान नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं, या आपको अंदाजा ही नहीं है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो क्या होगा? आहान इतनी आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं था। उसने जस्सी परिवार का दिल जीतने के लिए इतनी मेहनत की थी और आज जब वो जीत गया था तो निहाल उसे रोक रहा था। जो कुछ उसने इतनी आसानी से हासिल किया था उसे छोड़ देना आहान के स्वाभिमान के परे था। इसीलिए आहान इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ देने पर अड़ा रहा। पैसे देने के बाद निहाल ने फिर पूछा, मतलब वो क्या करेगा? जवाब है तो इस तरह के सीधे टकराव से बचना बेहतर होगा। बेहतर होगा कि हम इस मामले को यही खत्म कर दें। आगे चलकर कई मौके मिलेंगे, फिर हिसाब बराबर कर लेंगे। अब तक निहाल समझ चुका था कि आहान को मनाना आसान नहीं होगा। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। साथ ही वो चाहता था कि आहान इतनी जल्दी जसवंत की नजरों में न आए, क्योंकि अगर जसवंत का मूड खराब हो गया तो पूरी दिल्ली थर्रा उठेगी और ऐसा दंगा होगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यही सोचकर निहाल डर से कांपता हुआ आहान को समझाने की कोशिश करने लगा। निहाल ने आहान को राजी करने की पूरी कोशिश की। निहाल ने आहान को सब्र रखने और छोटी छोटी कुर्बानियों के बदले बड़ी जीत हासिल करने का पूरा लेक्चर दिया। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे निहाल की सारी बातें बेकार गई, क्योंकि आखिर में आहान ने बिना कुछ कहे ही फोन रख दिया। निहाल बस एक आखिरी लाइन ही कह पाया, आहान सर, इतने बड़े परिवार में झगड़े उतने आसान नहीं होते जितना आप सोचते हैं, पर अब क्या फायदा था? निहाल की बात पूरी होने से पहले ही आहान ने फोन रख दिया। उधर निहाल के फोन रखने के बाद आहान का मूड बहुत खराब हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। निहाल ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया था। आहान के मन में कई सवाल उठ रहे थे और आहान खुद से बातें करता हुआ चला जा रहा था और उसे खुद भी पता नहीं चला कि कब वो नाइट स्ट्रीट मार्केट पहुंच गया। उस दिन नाइट स्ट्रीट मार्केट में जो कुछ भी हुआ था उससे मालिनी इतनी दुखी थी कि उसने अपनी दुकान बंद कर दी थी। मालिनी को देश भर में कई लोगों ने देखा था। लगभग सभी न्यूज चैनलों ने टीवी पर लाइव प्रसारण के जरिए मालिनी के खाते में आ रहे सिक्कों को दिखाया। मालिनी रातों रात चर्चा का विषय बन गई। लोगों की नजरों से बचने के लिए मालिनी ने खुद को छिपा लिया था।
नाइट स्ट्रीट मार्केट में मालिनी को न पाकर आहान उसका घर ढूंढते हुए उस जगह पहुंच गया जहां मालिनी रहती थी। मालिनी ने आहान को कभी नहीं बताया था कि वो कहाँ रहती है, नहीं वो कभी आहान को अपना घर दिखाना चाहती थी। आहान इसकी वजह अच्छी तरह समझता था। मालिनी बहुत पास में ही रहती थी और झुग्गियों के बीच एक झोपड़पट्टी में रहती थी। जल्द ही आहान लोगों से पूछता हुआ मालिनी के घर पहुंच गया। मालिनी के घर पहुंचकर आहान ने इधर उधर देखा, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इस बस्ती के ज्यादातर घर कच्चे थे, घर ईंटों के बने थे, उन पर प्लास्टर या रंग रोगन नहीं हुआ था। उन पर कई निशान थे। पूरी बस्ती में नाली की आवाज गूंज रही थी और मालिनी के घर के बाहर एक पीपल का पेड़ था। मालिनी अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। वो पीपल के पेड़ को किसी गहरे ख्यालों में खोई हुई निहार रही थी। आहान कुछ देर तक उसे देखता रहा, पर मालिनी ने अभी तक आहान पर ध्यान नहीं दिया था। इससे पहले कि आहान मालिनी का ध्यान अपनी ओर खींच पाता, उसके मोबाइल पर कई सारे नोटिफिकेशन आने लगे। आहान ने अपना मोबाइल खोलकर देखा। एक व्हाट्सएप मैसेज आया था जिसमें एक फोटो लगी थी जिसमें आहान और मालिनी थे। ये तस्वीर अभी अभी ली गई थी। आहान ने पलटकर चारों ओर देखा। आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आहान कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या कोई उसका पीछा कर रहा था या ये तस्वीर किसी जासूसी उपकरण से ली गई थी? इससे पहले कि आहान कुछ समझ पाता, उसे उसी नंबर से एक वॉइस कॉल आया। आहान ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से आ रही आवाज को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और पूछा, क्या यही सब तुम्हारा स्टेटस है? इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर तुमने मुझसे पूछा होता तो मैं तुम्हें अपनी फोटो भेज देता। आहान को लगा कि गिल परिवार के लोग कोई बेहतरीन काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ निहाल ने भी उसे गिल परिवार के लोगों के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन गिल परिवार के लोग आहान की फोटो खींचकर उसे भेज रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से केवल हंसने की आवाज आई। आहान, मैं तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूं। ऐसा लगता है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें किससे निपटना है, वरना तुम ऐसी बचकानी बातें नहीं करते। आहान, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़ी मुश्किल से पाला होगा, इसलिए मैं तुम्हारी माँ के साथ कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मैं इन दो खूबसूरत लड़कियों को नहीं छोड़ सकता। मुझे लगता है कि तुम उन्हें मरते हुए नहीं देख पाओगे। वो इस समय यमुना पुल पर है और मेरे इशारे पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर ये एक्सीडेंट हुआ तो उन दोनों को बचाना मुश्किल हो जाएगा और दुनिया का सबसे अच्छा जासूस भी ये पता नहीं लगा पाएगा कि उन दोनों की मौत कैसे हुई। उसकी बात सुनकर आहान ने तुरंत अपना व्हाट्सएप चेक किया। उसमें सिर्फ आहान और मालिनी की ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों की तस्वीरें थी, जिसमें निशा और तृप्ति के साथ साथ उसकी मां की भी फोटो थी। गुस्से से दांत पीसते हुए आहान ने पूछा, तो तुम ये सब जस्सी परिवार को बचाने के लिए कर रहे हो? जवाब में दूसरी तरफ से एक बेपरवाह सी आवाज आई, असल में जस्सी परिवार इस लायक नहीं है कि मैं उनके लिए अपना समय बर्बाद करूं। लेकिन मेरे बटलर और तुम्हारे पापा निहाल के बीच कुछ झगड़ा हो गया है और जस्सी परिवार मेरी मदद कर रहा है, इसलिए मुझे अपनी इमेज बचाने के लिए उनकी मदद करनी होगी। आहान उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने निहाल को आहान का पापा कहा था। इसका क्या मतलब था? क्या निहाल आहान के पापा थे? क्या कुछ और था? निहाल ने आहान से कहा था कि उसे आहान की असली पहचान छिपानी होगी ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। क्या निहाल ने आहान को नकली पहचान देकर अपने बेटे के रूप में पेश किया था? निहाल ने गिल परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल करके आहान को अपने बेटे के रूप में पेश किया था और इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बेटे की मदद करने दिल्ली आया हो। आहान, मुझे पता है कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो और सच कहूं तो जिस तरह से तुमने जस्सी परिवार के साथ व्यवहार किया है उसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। लेकिन तुम बहुत एजेंट हो और मेरे आदेशों का पालन न करके तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है। इसके अलावा तुमने मेरे करीबी लोगों को भी हराया है, इसलिए मैं तुम्हारी दोनों सुंदरियों को मारने के लिए मजबूर हूं। वो आदमी बोलता रहा। ये आदमी जस्सी परिवार के पीछे था और इसके लोग ही जस्सी परिवार का साथ दे रहे थे। जस्सी का विनाश उसकी हार का मतलब था और इसीलिए वो तृप्ति और निशा को मारने की बात कर रहा था। अब आहान समझ गया था कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद जसवंत था। जसवंत आगे बोला,
तुम्हारी वजह से न सिर्फ तृप्ति और निशा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि पूरे जिंदल परिवार को भी बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तुमने सबके सामने जस्सी की बेइज्जती की है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। हाँ, अगर तुम अभी मेरी बात मान लो और वो ठेका जसमीत सिंह जस्सी को सौंप दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। मैं ये भी निहाल की वजह से कर रहा हूं। जसवंत को लगा कि उसने आहान को डरा दिया है, अब वो आहान से कुछ भी करवाएगा। लेकिन जवाब में आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जब मैं बदला लूंगा तो तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगा? आहान की बातें सुनकर जसवंत जोर से हंस पड़ा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा कुछ कर पाओगे? तुम अपने आप को समझते क्या हो? आज पूरी दिल्ली मेरे कब्जे में है। मैं चाहूं तो एक इशारे से पूरी दिल्ली को हिला सकता हूं। और तुम होते कौन हो कि मुझसे भिड़ने की हिम्मत रखते हो? जाकर अपने बाप निहाल से पूछो कि मैं कितना ताकतवर और प्रभावशाली हूं। मैं 10 तक गिनूंगा और अब तुम्हें तय करना है कि यमुना ब्रिज पर होने वाले हादसे को रोकना है या होने देना है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। तुम्हारा समय शुरू हो गया है। 10, 9, 8 शवंत ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। इस बीच आहान ने अपना फोन देखा। तृप्ति का मैसेज आया था, हाय आहान, निशा और मैं रास्ते में हैं। हम यमुना ब्रिज पहुंचने वाले हैं। इस जस्सी ने अपनी गंदी चाल चली है। हम इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। हम दोनों आहान का ध्यान अपने आप तृप्ति के मैसेज से हटकर जसवंत की आधी आवाज पर चला गया। जसवंत ने अपनी उल्टी गिनती पूरी कर ली थी। 3, 2, 1। मैंने नहीं सोचा था आहान कि तुम इतने निर्दयी हो जाओगे। तुम बस देखते रहो मैं क्या करता हूं। उन 2 लड़कियों की लाशें देखने के लिए तैयार रहो। जसवंत के लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि उनके जैसे लोगों के सामने एक आम इंसान की जान किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। लेकिन तभी आहान की आवाज गूंजी, एक सेकंड रुको। आहान किसी भी हालत में तृप्ति और निशा को मरने नहीं दे सकता था। उसने जसवंत को समझाया, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। कोई जवाब नहीं। जसवंत ने सीधे कहा, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे बहाने बनाने से तुम्हें कुछ और समय मिल जाएगा तो मुझे माफ करना आहान। मैं तुमसे सारा दिन ऐसे बात नहीं कर सकता। कोई यमुना ब्रिज पर खड़ा मेरे इशारे का इंतजार कर रहा है। मुझे तुम्हारे दोस्तों को दूसरी दुनिया में भेजना है। जसवंत की बात सुनकर आहान को लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो जसवंत की हर बात मान ले। ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बताओ मुझे क्या करना होगा? आहान हार मान चुका था। आहान का जवाब सुनते ही जसवंत ने फोन किसी और को दे दिया। किसी और ने फोन हाथ में लिया और कहा, आहान, चूंकि तुम निहाल के बेटे हो, मुझे लगता है कि तुम इतने समझदार हो कि तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। अगर जसवंत सर की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे बुरे दिन आने में देर नहीं लगेगी। उस आदमी के बोलने के अंदाज से तो यही लग रहा था। आहान समझ गया कि वो जसवंत का बटलर होगा। अभी आहान कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसने जवाब में पूछा, नो बकवास, बताओ क्या करना है? आहान की आवाज में गुस्सा था। उसे पूरी तरह अनसुना करते हुए दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें बस इस शो के प्रसारण अधिकार जस्सी परिवार को देने होंगे। ऐसा होते ही तुम्हारे दोस्त तुमसे सुरक्षित मिल सकेंगे। और गिल परिवार की तरफ से मैं तुमसे वादा करता हूं कि जस्सी तुम्हें और जिंदल परिवार को फिर कभी परेशान नहीं करेगा। 10 मिनट बाद आहान उसी जगह खड़ा था जहां जस्सी परिवार अपने शो के लॉन्च के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तभी तृप्ति और निशा भी आ गई। आते ही तृप्ति ने आहान से कहा, आहान, तुम्हें पता है आज हम बाल बाल बच गए। एक ट्रक ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। उसने हमें पीछे से टक्कर मार दी। हमारी गाड़ी यमुना ब्रिज से गिरने से बाल बाल बची। वो ट्रक सीधा यमुना में गिरा। लगता नहीं कि ड्राइवर बचता। आहान ने कुछ देर पहले अपने फोन पर यह खबर देखी थी। ट्रक ड्राइवर मारा गया था। जसवंत ने यह जानबूझकर किया था। शायद वो आहान को दिखाना चाहता था कि वो सिर्फ धमकी नहीं दे रहा बल्कि वाकई गंभीर है। आहान समझ गया था कि वो कितना काबिल है। आहान ने जसवंत की शर्त मान ली। फिर भी उसने अपने ड्राइवर को मरवा दिया। इससे जाहिर हुआ कि उसे अपने यहां काम करने वालों के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मुंह में कहा, निशा, मैं तुम्हें क्या जवाब दूं?
अहान अभी निशा को सब कुछ समझा नहीं पाया था। वो सोच ही रहा था कि निशा को क्या जवाब दे कि तभी जसमीत सिंह जस्सी भी आ गए। उनके हाथ में शो के प्रसारण अधिकारों का कॉन्ट्रैक्ट था। आज पिछले कुछ घंटों में जस्सी परिवार ने अपनी जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव देख लिए थे, जिसमें अंत में वही विजेता रहा। अहान ने उसे लगभग बर्बाद कर दिया था, लेकिन सही समय पर उसे एक बड़े आदमी का साथ मिला और अब वो आराम से अपना शो लॉन्च कर सकता था। वो अब अहान को नीचा दिखा सकता था। जब जसमीत सिंह जस्सी ने अहान को निशा और तृप्ति के साथ खड़ा देखा तो वो उसे नीचा दिखाने उसके पास आया और बोला, तो अहान, तुम तो एंजल प्रोग्राम के डायरेक्टर थे ना, अब तुम जाओ भाड़ में और जिंदल परिवार को भी अपने साथ ले जाओ। जसमीत बहुत उत्साहित था। आज उसे यकीन हो गया था कि उसके पीछे कोई बड़ा आदमी है जिसने अहान को भी मजबूर किया था। आज उस शो के प्रसारण अधिकारों का ठेका उसके हाथ में था। उसने अहान की तरफ देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। जसमीत की बातें सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी नजर अहान पर थी। अहान को देखते हुए उसने हैरानी और गुस्से से पूछा, क्या तुम सच में एक एक्टर हो जिसे इस शो में काम मिला है? निशा को यकीन नहीं हो रहा था। वो इतनी बड़ी फार्मा कंपनी की मालकिन थी। जिंदगी भर न जाने कितने लोगों से डील की थी। रोज सैकड़ों लोगों से मिलती थी और अहान जैसे लड़के ने उसे धोखा दिया था। निशा की नजर में अहान की असली पहचान यही थी और आज जब अहान का असली रूप सामने आया तो उसने अपना सब कुछ खो दिया था। सिर्फ निशा ही नहीं, पूरा जिंदल परिवार बर्बाद हो गया था। निशा अहान के बारे में क्या सोचती थी और वो क्या निकला? निशा के चाचा ने उसे बहुत समझाया, वारा लगाया गया पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन परिवार की प्रतिष्ठा का क्या? प्रतिष्ठा वापस नहीं आ पाएगी। इसके अलावा जस्सी की जीत जिंदल परिवार के लिए तरक्की की राह पहले की तरह मुश्किल बना देगी। अगर जिंदल परिवार को आगे बढ़ना है तो उन्हें जस्सी के प्रभाव से बाहर आना होगा। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, तृप्ति ने माहौल को शांत करने के लिए कहा, छोड़ो सारी बातें, चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। ये कहकर तृप्ति निशा और अहान का हाथ थामे आगे बढ़ गई। अहान इस समय बहुत परेशान था। उसने तृप्ति और निशा से माफी मांगी और कहा, एक काम करो, तुम लोग खाना खा लो, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूं। यह कहकर अहान उन दोनों से विदा लेकर चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या करे। पहले उसे निहाल से मिलना था, लेकिन अभी उसका बात करने का मूड नहीं था। ऐसी हार के बाद अक्सर लोगों को अपनी मां की याद आती है। अहान को लगा कि उसे घर जाना चाहिए। उसे अपनी मां से मिले हुए बहुत समय हो गया था। अहान ने तुरंत एक टैक्सी किराए पर ली और सीधा अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि कोई और भी उस पर नजर रख रहा है। लगभग 1 घंटे बाद अहान अपने घर पहुंचने वाला था, लेकिन उसके घर के आसपास का शांत माहौल आज वैसा नहीं था। सड़क पर काफी अफरातफरी मची हुई थी। कुछ दूर जाने पर सड़क पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। पुलिस ने सड़क से ट्रैफिक एक तरफ मोड़ दिया था। ओव ने टैक्सी में बैठते हुए पूछा तो सड़क पर तैनात पुलिसकर्मी ने जवाब दिया, सुंदर नगरी कॉलोनी में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही है। आप लोग कच्चे रास्ते से जा सकते हैं, 5 किलोमीटर बाद वापस मुख्य सड़क पर। पुलिस कांस्टेबल ने अहान से कुछ और कहा, लेकिन तब तक अहान टैक्सी से बाहर आ चुका था। उसकी मां सुंदर नगरी में रहती थी। उनके घर में आग लग गई थी। अहान बेतहाशा दौड़ता हुआ कॉलोनी में पहुंचा तो देखा कि पूरी कॉलोनी आग में घिर चुकी थी। उसका अपना घर भी जल रहा था। फायर ब्रिगेड वाले आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अहान इस समय कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। उसे बस अपनी मां की चिंता थी। रूफ बेतहाशा दौड़ रहा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मां को कुछ न हो। क्या मां सुरक्षित है? आग अपने आप लगी या किसी ने लगाई थी? मां, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मां को देखते ही अहान की आंखें भर आई। मां ठीक थी, लेकिन अपना घर जलता देखकर रो रही थी। अहान को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। रोते हुए मां ने बताया कि मैं रसोई में खाना बना रही थी। अचानक गैस सिलेंडर फट गया। मेरी लापरवाही से पूरा घर जल गया।
मेरी वजह से सबके घर जल गए। अहान ने देखा कि माँ की आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे थे। एक गैस सिलेंडर अपने आप कैसे फट सकता है? अहान जानता था कि उसकी माँ कभी लापरवाह नहीं होती। अहान को लगा कि इसमें जरूर कोई साजिश है। किसी ने जानबूझकर उसे डराने के लिए इतनी घटिया चाल चली थी और अहान जानता था कि वो कौन हो सकता है। अहान अभी भी शैतान के बारे में सोच रहा था कि तभी शैतान का फोन आया। जैसे ही अहान ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से जसवंत की आवाज सुनाई दी। अहान, मैंने सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी फिर से बात करेंगे। जवाब में अहान ने इधर उधर की बातें की और सीधे पूछा, क्या तुमने मेरे घर में आग लगा दी? जसवंत ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैंने लगाई थी। जसवंत की बात पूरी होने से पहले ही अहान ने अगला सवाल दाग दिया, क्यों? पर ऐसा लग रहा था जैसे जसवंत को कोई परवाह ही नहीं थी। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसने कुछ अच्छा किया हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो कुछ भी करता हूं उसके पीछे कोई वजह होगी? मैंने जिंदल परिवार की इन 2 बहनों की जान बख्शी थी। क्या इतना काफी नहीं है? तुम्हारी माँ तुम्हारे पास सही सलामत खड़ी है। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उल्टा तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। मैं तो बस तुम्हें यह बताना चाह रहा था कि तुम पूरी दिल्ली में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अहान, इस जलते हुए घर को देखो और हमेशा याद रखना कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। फिर कभी हमारे सामने अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार मत करना, वरना मैं एक एक करके तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तुम्हारी जान भी। ये कहकर जसवंत ने फोन काट दिया। रूफ गुस्से से दांत पीसता रहा। आज शाम उसने अपने प्रतिद्वंदी जस्सी पर बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद से उसे लगातार मानसिक यातनाएं दी जा रही थी। पहले उसे जस्सी को प्रसारण अधिकार देने थे, इसके बाद उसे तृप्ति और निशा की जान बचानी थी, फिर उसे निशा के गुस्से भरे सवालों का जवाब देना था। उसका घर जल रहा था और आसपास के लोग अहान और उसकी मां को घेरे हुए थे। लोग मां बेटे को तरह तरह से ताने मार रहे थे। उनका गुस्सा जायज था, लेकिन चीजें अहान या उसकी मां के बस में नहीं थी। ये बुढ़िया खुद मर जाएगी। वो एक दिन हम सबको मार डालेगी। देखते हो तुम लोगों ने क्या किया है। मरना है तो खुद मर जाओ। हमें क्यों मार रहे हो? लोग उसे तरह तरह से ताने मार रहे थे। अहान खुद को कमजोर महसूस कर रहा था और ऐसे समय में उसे अपनी मां का हौसला बढ़ाना था। अहान साफ देख सकता था कि उसकी मां आग लगने के लिए खुद को दोषी मान रही थी और लोगों को इस तरह बेहाल देख रही थी। ऐसे में अहान हिम्मत नहीं हार सकता था। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। तभी अहान गुस्से में ललकारते हुए बोला, खबरदार, अगर किसी ने मां के लिए एक शब्द भी और बोला तो कौन सोचेगा कि मेरी मां ने यह सब जानबूझकर किया है। सिलेंडर फटना एक हादसा है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे में तुम लोग मेरी मां को कैसे दोषी ठहरा सकते हो? अब अगर किसी ने एक शब्द भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। अहान की चुनौती का असर तुरंत हुआ और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अहान ने अपनी मां की तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं मां, मैं आ गया। इसके बाद अहान ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, इतना घटिया सिलेंडर घर में कैसे आया? मैं सरकार में बैठे उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जो इस हादसे के जिम्मेदार हैं। अहान ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा ताकि सुनने वालों का गुस्सा उसकी मां से हटकर सरकारी भ्रष्टाचार पर चला जाए। अभी अहान को अपनी मां का साथ देना था। जसवंत से बाद में बदलाव लिया जा सकता था, लेकिन जसवंत से वो कैसे निपटता? खुद निहाल भी जसवंत के मामले में बोलने को तैयार नहीं था। निहाल नहीं चाहता था कि जसवंत और अहान के बीच किसी भी तरह का झगड़ा हो। अहान अभी इसी उधेड़बुन में था कि उसका फोन फिर से बजा। अहान ने देखा कि कॉल किसी अनजान नंबर से आ रही थी। अहान ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक अनजान लेकिन बेहद दोस्ताना आवाज सुनाई दी, कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा पापा हूं। अहान जवाब सुनकर हैरान रह गया। आज का दिन आश्चर्यों से भरा था। रूफ ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी अपने पिता की आवाज सुन पाएगा। रूफ कुछ बोल नहीं पाया। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, पापा। दूसरी तरफ से आवाज आई, हो सकता है आपको मेरी याद न हो,
मुझे आपको और आपकी माँ को बहुत पहले छोड़कर जाना पड़ा था। लेख, इन यकीन मानिए बेटा, मैंने हमेशा आप दोनों को याद किया है। जिंदगी इतनी उलझ गई कि चाहकर भी आप लोगों की मदद नहीं कर सका, पर अब मैं वापस आ सकता हूं, इसीलिए तो बुलाया है तुम्हें। तुम्हारी माँ कैसी है? सब ठीक तो चल रहा है ना? जवाब में अहान ने खुद को संभाला और कहा, हाँ पापा, हम ठीक है। पता नहीं कैसे घर का गैस सिलेंडर फट गया और हमारे साथ साथ आसपास के घरों में भी आग लग गई। अहान ने आसपास जलते घरों को देखते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो इन सब से कैसे निपटेगा, पर उसके पापा के लिए ये छोटी सी बात थी। जवाब में वो हंसते हुए बोला, तुम्हारी माँ बिल्कुल नहीं बदली है, वो अब भी पहले जैसी लापरवाह है। तुम सब ठीक तो हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मैं निहाल से कह दूं कि आसपास का पूरा इलाका दुगने दामों पर खरीद लूं? वैसे मुझे पता चल गया है कि तुम कितनी समझदारी से सब संभाल रहे हो। ये सब जिंदगी के तजुर्बे हैं बेटा, इन्हें सीख समझो। याद रखना, सोना आग में तपकर ही सोना बनता है। अपना ख्याल रखना। पापा की हंसी सुनकर अहान को एहसास हुआ कि उसके पिता को उसकी माँ और अहान से कितना प्यार है। उनकी बात सुनो। अहान को भी थोड़ी हिम्मत मिली। तभी उसके पिता की आवाज फिर आई। कुछ और बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। अहान, परिवार के उत्तराधिकारी का मसला सुलझाने में मुझे शायद 1-2 महीने और लग जाए। मैं तुम्हें अभी इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें भी पता चले कि अब ये पक्का हो गया है। एक बात का ध्यान रखना कि माँ को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम अपनी माँ को जानते हो, वो ये सब सुनकर डर जाती है। अगर उसे पता चला कि मैं वापस आ रहा हूं तो वो तुम्हें मुझसे मिलने से रोक देगी। और हाँ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अब तुम्हें अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है। अब तुम पूरी आजादी से काम कर सकती हो। जो मन में आए करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं अभी तुम्हारे खाते में $1 अरब डाल रहा हूं। और अगर तुम्हें मुझसे कुछ और चाहिए हो तो मुझे बताना। आज का दिन वाकई अहान के लिए किसी इमोशन रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। अच्छी बात यह थी कि अब से उसे अपनी पहचान छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी और साथ ही उसके पापा भी वापस आ रहे थे। अहान की और कोई बड़ी मांग नहीं थी। उसकी तो बस एक ही फरमाइश थी जो अहान ने बिना झिझक कह दी। अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि क्या निहाल कुछ दिन और यहां रुक सकता है? जिस पर पापा मान गए। कुछ देर बाद अहान के फोन पर निहाल का कॉल आया। अहान सर, एक खुशखबरी है। मुझे अब आपकी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है। निहाल की आवाज में खुशी थी। आज तक निहाल को जो भी करना था छुप कर करना पड़ता था, लेकिन अब वो जो चाहे खुल कर सकता था। निहाल आगे आया और बोला, अहान सर, मैं आपको लेने आ रहा हूं। निहाल अच्छे से जानता था कि इस समय उसे क्या करना है। ठीक है, उसकी नजर आसपास के घरों में उठती आग की लपटों पर थी। कुछ देर पहले ऐसा लग रहा था कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग बुझाने की जितनी कोशिश की जा रही थी वो उतनी ही फैलती जा रही थी। रूफ को लग रहा था कि उसकी मां डर के मारे बेहोश न हो जाए। तभी उसने अपनी मां से कहा, कोई बात नहीं मां, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मां को खुद से ज्यादा अहान की चिंता थी। उसने डरते हुए पूछा, मैं ठीक हूं बेटा, लेकिन अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा एक ही घर था, वो भी जल गया। अब हम कहाँ जाएंगे? इतना कहते ही मां की आंखों से आंसू गिरने लगे। रूफ ने मां के आंसू पोंछते हुए कहा, मां, भगवान का शुक्र है कि हम सुरक्षित हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। घर तो वैसे भी बढ़ ही जाएगा। दूसरी तरफ आसपास के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लोगों ने अहान और उसकी मां को घेर लिया। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन 10 घर ऐसे थे जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। सभी को मुआवजा देना अहान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन लोगों को यकीन नहीं था कि अहान या उसकी मां किसी को मुआवजा दे पाएंगे और दोनों मां बेटे भाग सकते हैं। इसीलिए लोग उन्हें घेर कर खड़े थे। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई और अहान और उसकी मां को पूछताछ के लिए अपने साथ चलने को कहा। आगे की जांच के लिए हमें तुमसे पूछताछ करनी होगी। तुम्हें भी अपना बयान दर्ज कराना होगा। तुम लोगों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस को देखते ही मां की हालत खराब हो गई, लेकिन अहान बेफिक्र था। उसे बस निहाल को एक फोन करना था।
आहान और माँ के पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही निहाल वहां पहुंच चुका था। निहाल ने दोनों की जमानत कराई। बाहर आते ही माँ ने आहान से पूछा, ये कौन है जिसने हमारी जमानत कराई? क्या ये तुम्हारा दोस्त है? साफ था कि माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा इंसान आहान की जमानत कराने आया है। दूसरी तरफ आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ से क्या कहे, क्योंकि निहाल आहान का असिस्टेंट था। साथ ही आहान की माँ को निहाल की कार बहुत पसंद आई। उसने इतनी शानदार कार पहले कभी नहीं देखी थी। निहाल ध्रुव की जमानत कराने नीले रंग की रोल्स रॉयस में आया था और उसकी माँ के अलावा बाकी सबकी नजरें भी निहाल की कार पर थी। अपनी माँ की बातें सुनकर निहाल ने विनम्रता से जवाब दिया, मैडम, अगर आप कहें तो मैं आपको इसी गाड़ी से कहीं भी छोड़ सकता हूं। निहाल की बातें सुनकर ध्रुव की मां हैरान रह गई। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया था। किसी ने उनसे इतने सम्मान से बात नहीं की थी। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, आपने अभी मुझसे क्या कहा? जवाब में निहाल ने मुस्कुराते हुए समझाया, इसे कहते हैं किसी की इज्जत करना। मैडम, निहाल को इतने प्यार से बात करते देख ध्रुव की मां हंसी नहीं रोक पाई। उन्होंने हंसते हुए कहा, आप बहुत प्यार से बात करते हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम टैक्सी ले लेंगे और वैसे भी आपने मुसीबत के समय हमारी मदद की है। हम कोशिश करेंगे कि आपने हमारी जमानत पर जो पैसे खर्च किए हैं वे समय पर लौटा दें। हमें बस कुछ दिन चाहिए। ध्रुव की बातें सुनकर निहाल हैरान रह गया कि अब वो क्या कहे। वो अपनी माँ को कैसे समझाए कि वो तो बस एक छोटा मोटा बटलर है और जो गाड़ी वो लाया है वो आहान सर की है। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन उसके पैर साफ तौर पर कांप रहे थे। अगर आहान के पिता को पता चल गया कि निहाल ने आहान की मां से जमानत के पैसे लिए हैं, तो वो उसे पीट पीट कर मार डालेंगे। लेकिन मां तो मां होती है ना, इसलिए निहाल चुपचाप खड़ा रहा। निहाल के बार बार कहने पर उसकी मां उसकी गाड़ी में जाने को तैयार हो गई। गाड़ी में बैठते ही आहान की नजर अपनी कॉलोनी के लोगों पर पड़ी। वो भी पुलिस स्टेशन बयान दर्ज कराने आए थे। सबकी नजरें आहान और उसकी मां पर थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आहान इतनी बड़ी हस्ती को कैसे जानता था जो 7 करोड़ की गाड़ी में उसकी जमानत लेने आई थी। आज आहान को समझ आया कि निहाल हमेशा इतनी महंगी गाड़ियां क्यों लेना पसंद करता है। कुछ देर बाद वो तीनों एक घर के पास पहुंच गए। निहाल ने पहले ही किसी को फोन करके घर की मरम्मत का आदेश दे दिया था। घर पहुंचकर आहान अपनी मां से बोला, मां, आप अंदर जाइए, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं, मुझे निहाल से बात करनी है। मां ने आहान की तरफ देखकर चिंता से कहा, जल्दी वापस आना, क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है। मां के जाते ही निहाल ने आहान की तरफ देखा और बोला, आहान सर, मैं समझ सकता हूं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे बस आधा घंटा और दीजिए। निहाल, मुझे वो दिन याद है जब नकुल सिंह जस्सी मुझे धमका कर गया था। तब भी तुमने आधा घंटा मांगा था और आधे घंटे में पूरा जस्सी परिवार खत्म हो गया था। आज फिर तुमने मुझसे आधा घंटा मांगा है, लेकिन इस बार मैं जस्सी से नहीं, जसवंत से बदला लेना चाहता हूं। बताओ, इस जसवंत का बैकग्राउंड क्या है? निहाल जानता था कि आहान जसवंत के बारे में जरूर पूछेगा। वो पूरी तैयारी से आया था और आहान के पूछते ही उसने झट से जवाब दे दिया। गिल परिवार ने दुनिया भर के हर शहर में अपने सभी बड़े नेताओं को बिठा रखा है। हर नेता अपने इलाके का इंचार्ज होता है। ऐसे लोग दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। जसवंत भी ऐसे ही एक नेता है और वो दिल्ली के इंचार्ज है। सर, क्या आप उस व्यक्ति से लड़ना चाहते हैं? निहाल ने डरते हुए सिर हिलाया और पूछा। फिर आहान ने पूछा, क्यों नहीं? जवाब में निहाल ने कहा, पूरी तरह नामुमकिन तो नहीं,